बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। हमने जो इसे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था अबाउट द रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को सिंपली हमने डिस्कस किया था। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मल्टीपल रिग्रेशन। जो रिग्रेशन में हमने डिस्कस किया था, हम कह रहे थे कि डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल, या हम कहते थे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मल्टीपल रिग्रेशन। अब हमारे पास क्या है रिग्रेशन में, तो हम कहते थे कि जो हमारे पास सर गैल्टन थे उन्होंने क्या फिनोमेना स्टार्टिंग में किया था कि जो लार्ज हाइट वाले जो पेरेंट्स हैं उनके चाइल्ड में भी वही टेंडेंसी पाई जाती है, वैसे ही होते हैं, लार्ज होंगे, और स्मॉल पेरेंट्स हैव द स्मॉल चिल्ड्रन। तो रिग्रेशन जो हमारे पास होता है ना, तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी बिटवीन द टू वेरिएबल इज कॉल्ड अ रिग्रेशन। बट मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टू और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। रिग्रेशन में हमारे पास सिर्फ टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते थे, जैसे कि हमने इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था a प्लस बी एक्स। तो हमने ये, जिसमें a हमारे पास क्या था, इंटरसेप्ट था, b हमारे पास क्या था, स्लोप थी, ठीक है, जो कोफिशिएंट था, एन एक्स, टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे। तो हम कहते थे कि रिग्रेशन में हमारे पास ये। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग मल्टीपल। मल्टीपल जब वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो या तो टू हैं या मोर देन टू हैं, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, इट्स कॉल्ड अ मल्टीपल रिग्रेशन। तो मल्टीपल रिग्रेशन की मैं एग्जांपल भी आपको देती हूँ, फिर साथ इसकी डेफिनेशन। हम कहते हैं अ रिग्रेशन विच इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ मल्टीपल रिग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डेफिनेशन लिखें और इसको समझेंगे, इसको हम क्यों कहते हैं कि जब हमारे पास टू और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अ रिग्रेशन which involves two or more variables. How many? Two or more independent variables is called a multiple regression. तो it's a definition of multiple regression कि a regression which involves two or more independent variables is called multiple regression। सिर्फ स्टूडेंट डिफरेंस कहाँ आता है कि जब वर्ड यूज़ होता है मल्टीपल, तो इट्स मीन टू और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। तो यही डिफरेंस है रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में, कि मल्टी रिग्रेशन में हमारे पास टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट रिग्रेशन में टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मल्टीपल रिग्रेशन तो हमारे पास टू और मोर वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कहते हैं रिग्रेशन विच इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ मल्टीपल रिग्रेशन। अब मैं इसी की एग्जांपल देती हूँ कि वेयर अ वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और रिग्रेसर। फॉर एग्जांपल द यील्ड ऑफ द क्रॉप डिपेंड्स। अच्छा, यील्ड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी है कि यील्ड ऑफ क्रॉप्स जो है इट्स नॉट डिपेंड ऑन द वन वेरिएबल। वो वन वेरिएबल भी कभी भी आप पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। वो किस पे डिपेंड कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिपेंड कर रही है फर्टैलिटी पे, ठीक है, कि वो आपकी लैंड की फर्टैलिटी उस पर डिपेंड करेगी कि जो आपकी क्रॉप्स होनी है, यकीनी बात है उसमें आप बारिश भी काउंट करोगे, उसमें आप खाद को इन्वॉल्व करोगे, अच्छी ज़मीन देखोगे, तो इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह फर्टैलिटी ऑफ लैंड आ जाता है, ठीक है, कि आप जो ज़मीन की फर्टैलिटी है उस पर करोगे। फिर फर्टिलाइज़र, यकीनी बात है आप उसके लिए फर्टिलाइज़र भी यूज़ करोगे, खाद यूज़ करोगे उस लैंड या क्रॉप्स को अच्छा करने के लिए। इसी तरह हमारे पास रेनफॉल भी इसमें एक वेरिएबल हो सकता है कि जी रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है। अक्सर ऐसी फसलें होती हैं जो ज़्यादा बारिशों की वजह से तबाही का बनती हैं, तो सबब बनती हैं, तो ये भी एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है। इसी तरह क्वालिटी ऑफ सीड भी डिपेंड करता है। हमारे पास क्या आ जाता है, क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है ना स्टूडेंट, इट्स एग्जांपल्स ऑफ द मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है, कि जो यील्ड ऑफ द क्रॉप्स है वो ओनली वन वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो टू और मोर वेरिएबल जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। अब कौन कौन से? जिस तरह यील्ड ऑफ द क्रॉप्स है वो आपकी फर्टैलिटी ऑफ लैंड पे डिपेंड करेगी, फर्टिलाइज़र भी उसमें इन्वॉल्व होगा, रेनफॉल भी इन्वॉल्व होगी, क्वालिटी ऑफ सीड्स भी इन्वॉल्व हो, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, मल्टीपल रिग्रेशन। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एग्जाम्पल है। अगर आप इसको समझें तो ये हमारे पास जो है आ जाती है जी यील्ड ऑफ क्रॉप। इसी तरह अगर सेकेंड एग्जांपल हम ले लें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर हम ले लेते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर
अगर हमारे पास हो जाता है तो ये भी सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि ये हमारे पास किस में डिपेंड करेगा, या आपके वेट पे भी, एज पे भी। तो मोर देन 2 और मोर देन जो है वो चीज़ें जो इन्वॉल्व हो जाती हैं। क्या आपके वेट पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे लेके चाह रहे हो, आपकी एज पे डिपेंड करेगा, देन अगर आप उसको किस तरह हेल्दी रख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो इस पर भी डिपेंड। तो ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स जो है इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ना, जिस तरह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपने ले लिया या यील्ड ऑफ द क्रॉप्स ले लिए, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं मल्टीपल रिग्रेशन। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट आपको एग्जाम्स में कह दिया जाता है कि जी आपने मल्टीपल रिग्रेशन को डिफाइन करें, उनके एग्जाम्पल्स दें, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में 2 या 3 मार्क्स का होता है। तो आपने प्रॉपरली तरीके से उसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपने एग्जांपल्स सेपरेट तरीके से देनी है, देन आपने इसकी जो एक हम कहते हैं कि स्पेसिफिक इक्वेशन बनेगी, जो कि मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी, आपने वो भी देना है। तो आपने इंट्रोडक्शन के साथ डेफिनेशन क्लियर करने के बाद, एग्जांपल्स के बाद इक्वेशन भी लिखनी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल्स इक्वेशन बताती हूँ कि हमारे पास मॉडल क्या है और फिर इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। अच्छा, मॉडल एंड इक्वेशन में स्टूडेंट ज़रा डिफरेंस क्या होता है। मॉडल में आपके पास क्या आ जाता है कि जी अल्फ़ा बीटा, इक्वेशन में आप लिख देते हो जी ए बी। तो जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको साथ बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मॉडल डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन है उसका मॉडल हमारे पास क्या आ जाएगा। कि हम कहते हैं कि रिग्रेशन का जो मॉडल होगा ना, ये देखिए, ये हमारे पास हमारे पास क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। अल्फ़ा है प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड सो ऑन बीटा k एंड एक्स के एंड दिस वन इज़ इन्वॉल्व। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, इट्स हम कहते हैं कि रैंडम एरर है। ये जो शो कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। क्या बोलते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। अब स्टूडेंट आप खुद देखें कि वी हैव ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड कर रहा है इन तमाम चीज़ों पे, और इसमें हमारे पास क्या है, 2 और मोर देन वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और ये हमारे पास जी एरर्स है। अब अल्फ़ा एंड बीटा हमारे पास क्या हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। अल्फ़ा एंड बीटा जो हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स आ जाते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए क्या हैं, जो कि मैं पीछे डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि आपको शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आपको बता देंगे स्प्रेड कितना है, स्लोप कितनी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स, अल्फ़ा एंड बीटा पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं, और जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपको इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ए जो है, अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा इसमें क्या होता है जी, इंटरसेप्ट होता है। हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरसेप्ट। इसी तरह जो बीटा 1 बीटा 2 एंड ऑल दीज हैं, तो वो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये जिन बीटा 1 हमने डिस्कस किया, बीटा 2 बीटा के, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास हैं जी रिग्रेशन कोफिशिएंट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट आप इसको कह सकते हो। ये हमारे पास ऑल दीज के हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर हम एक चीज़ एज्यूम करते हैं, जब भी हम मॉडल बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, तो हम कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं फॉर द मल्टीपल रिग्रेशन, जैसे कि हमने एज्यूम की थी इन द केस ऑफ रिग्रेशन में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मल्टीपल रिग्रेशन। तो हम अब इस केस के लिए क्या एज्यूम करते हैं वो मैं एजम्पशंस आपको बता देती हूँ। ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट द मॉडल। अब मैं आपको एजम्पशन बताती हूँ कि हमारे पास वो एजम्पशंस कौन कौन से आ जाते हैं। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन, अच्छा ये एक होता है कि एरर की टर्म को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ एरर जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज़, ठीक है, फॉर ऑल ith के लिए। देन हम कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ जो हमारे पास एरर है, या जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ अगर एरर स्क्वायर, तो वो हमारे पास इक्वल होता है कांस्टेंट स्क्वायर के। और हमारे पास क्या होता है कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज़ कांस्टेंट। ये जो ये टर्म होती है ना, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट टर्म, वो क्या होती है, हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अच्छा, यही चीज़ें स्टूडेंट हमने रिग्रेशन में पढ़ी थी। अगर आप रिग्रेशन का टॉपिक निकालोगे, जो मैंने लेक्चर दिया था, उसमें भी हमने ये एज्यूम किया था फॉर द एरर टर्म के लिए, एरर रैंडम टर्म के लिए। तो वो अब चीज़ें हम अगेन मल्टीपल रिग्रेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी तकरीबन सेम ही है। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर आपके पास एरर इस टर्म पे हैं, तो इस मीन ये हमारे पास क्या हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ
ईच अदर, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कुछ चीज़ें जो कि हमारे लिए आगे फ़ायदेमंद होगी और इसी के एजम्पशंस को ही साथ लेके चल के पढ़ना पड़ेगा हमें। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अगर एक्स वेरिएबल्स हैं और एरर को ले लो इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल रिग्रेसर्स, तो हम कहते हैं कि ईच एक्स वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ईच वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट है। इसी तरह हमारे पास एरर अगर हमारे पास आ रहा है और हम कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें मीन 0 एंड वेरिएंस कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मीन हमारे पास क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाते हैं और जो वेरिएंस होगा वो हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारे लिए ये टर्म मस्ट आ जाती है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि वी एज्यूम फर्दर इन द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल देयर इज नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू ऑफ द रिग्रेसर। कि नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप है, नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एजम्पशंस आ जाती हैं कुछ जो कि हमने एज्यूम्स की है फॉर द एरर रैंडम एरर्स टर्म के लिए, कि हमने कुछ एजम्पशंस अपनी एज्यूम की हैं और यही सेम एजम्पशन जो हमारे पास रिग्रेशन टर्म में भी गिवन थी, बट यहाँ हमने मल्टीपल रिग्रेशन के लिए अगेन हमने डिस्कस कर ली। अच्छा स्टूडेंट, हमने मॉडल तो डिस्कस किया फॉर द मल्टीपल रिग्रेशन, अब हमने डिस्कस करनी है इक्वेशन कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है फॉर द, हम कहते हैं कि द कॉरस्पॉन्डिंग रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेटेड फॉर द सैम्पल डेटा देन टेक्स द फॉलोइंग टर्म्स। तो हमारे पास ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो आ जाती है, जो इक्वेशन बन जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास क्या बनेगी, b2 x2 प्लस सो ऑन bkn xk। तो ये हमारे पास आ गई है जी इक्वेशन। अब इसमें भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास a एंड b जो है वो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर है। a एंड b हमारे पास क्या है, a एंड b जो हैं वो क्या है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैं, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन, या आप कहते हैं पैरामीटर्स हैं, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स एंड अल्फा एंड बीटा के, ये हमारे पास क्या हैं, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स हैं ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा, जो कि हमने मॉडल में डिस्कस किया। अब इसमें भी ए हमारे पास क्या आ जाता है जी, इंटरसेप्ट आ जाता है। इसी तरह बी भी हमारे पास कोफिशिएंट आ जाते हैं। वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसमें हमारे पास 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, अब बी जो है हमारे पास, और कॉल द पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर एज बीटा और इट्स एस्टिमेट। तो हमारे पास ये क्या है कि पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट है। जो बी हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, पार्शियल कोफिशिएंट रिग्रेशन। अच्छा स्टूडेंट, आपसे जब अक्सर मैं आपको यही कहती हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपके समझो 90-80% आपके एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाती है। इसी तरह आपसे ये पूछ लिया जाता है अक्सर एमसीक्यूज़ में कि जी ए आपको क्या शो करता है, नीचे 2-3 ऑप्शन दिए। अगर आपको पता है कि ए को क्या बोलते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो एमसीक्यूज़ है वो भी साथ साथ तैयार होते जा रहे हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया है मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अब हमने पढ़ना है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद 2 रिग्रेसर। अगर हमारे पास विद 2 रिग्रेसर है तो फिर हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, वो इक्वेशन कैसे होगी, वो मैं इक्वेशन बताती हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करके बताऊँगी कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। अब स्टूडेंट, हम डिस्कस करें अबाउट द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद 2 रिग्रेसर। तो हमारे पास क्या है कि फॉर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2 है। अब हमारे पास क्या है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास x1 है एंड x2 है। अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल रिग्रेशन विद 2 रिग्रेसर। ठीक है, विद 2 रिग्रेसर के साथ पढ़ें तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हैं। हमने जब इक्वेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट तो हम क्या कहते हैं, मैं पहले आपको इक्वेशन लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हम कहते हैं अल्फ़ा, अगर मॉडल हम उसका पढ़ रहे हैं, प्लस बीटा 2 एंड x2 प्लस एरर टर्म। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये और जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द इक्वेशन तो उन पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि ये मॉडल में मैं ले रही हूँ तो ये मेरे पास 2 वेरिएबल्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। बट ये जो हमारे पास 2 वेरिएबल है ना, x1 x2, ये हमारे पास क्या है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। 2 इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, इनकी अपनी फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, बल्कि इनकी वैल्यूज़ से आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर असर पड़ता है, वो चेंज होता है, वो इन पर डिपेंड करता है।
इसी तरह अल्फ़ा इंटरसेप्ट और वो सारा मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो ये अगर आप इसी को सैम्पल अगर इक्वेशन में लिख रहे हो, आप कह रहे हो कि कंबाइंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बेस्ड ऑन द सैम्पल डेटा, अगर सैम्पल डेटा तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी जी y a प्लस, अगर हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास रिग्रेशन बेस्ड ऑन द सैम्पल डेटा मल्टीपल लीनियर एस्टिमेटेड के लिए, तो वो हमारे पास आ जाएगी बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। मतलब हमारे पास चेंजिंग कहाँ आ गई है कि जहाँ हम बीटा लिख रहे थे वहाँ हम बी लिख दिए, ए लिख दिए, ऑल दीज थिंग्स सेम है। ठीक है, अब इनके फार्मूलाज जो हैं वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी और इक्वेशन भी बता देती हूँ कि अगर आपने ये फाइंड करना पड़े तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो। अच्छा, ये जो हमने ऑब्टेन किए ना इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, एस्टिमेटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इसको कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि इक्वेशंस, जिन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यूज़ ले सकते हैं, ए की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, तो वो चीज़ें अभी मैंने आपको बतानी है कि हम कैसे। तो मैं इक्वेशन लिख देती हूँ और ये इक्वेशंस आपने अपने माइंड में रखनी है। फिर मैं इनका मेथड भी बता देती हूँ कि अक्सर लेंथी इक्वेशंस होती हैं तो ये एक हिंट होता है कि आप इसको कैसे अपने माइंड में रख सकते हो। सबसे पहले तो हमारे पास समेशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस B1 summation of x1 plus b2 एंड समेशन ऑफ x2। अच्छा स्टूडेंट, आपने जो पिछली रिग्रेशन में इक्वेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि एन ए प्लस बी एन समेशन ऑफ x, बट यहाँ हमारे पास क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो हमने दोनों को लिखना होगा ना। तो आपने माइंड में रखना है कि जब मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। हमने बीटा 1 x1 के साथ भी लेना है एंड b2 जो है वो x2 के साथ भी लेना है। तो ये तो एक आपके पास हिंट है कि आपने इसे याद रखना है। इसी तरह समेशन ऑफ x1 एंड y, अब तो दूसरी इक्वेशन है फिर समेशन ऑफ x2 एंड y। अब आप देख लेंगे हम जब भी बात कर रहे हैं कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो एक बारी आपने इसको लिया है y को अपने फर्स्ट वेरिएबल्स के साथ, फिर आपने y को लिया सेकंड वेरिएबल के साथ। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास a समेशन ऑफ x1 प्लस b1 समेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस b2 एंड समेशन ऑफ x1 x2। अब मैं ये बाद में आपको हिंट बताती हूँ कि आपने इस इक्वेशन को याद कैसे रखना है। पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ, समेशन ऑफ x1 एंड x2 प्लस b2 एंड समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, आपने कहा कि हम मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ रहे हैं जी, इसमें 2 इक्वेशंस इन्वॉल्व हो गई हैं। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमने ये लिख ली, एक वेरिएबल्स के साथ ये लिख ली, हम 2 वेरिएबल्स थे तो एक के साथ y को हमने एक वेरिएबल के साथ लिख लिया, फिर सेकंड वेरिएबल के साथ लिया। अब सारी इक्वेशन सेम है। देखिए अभी 1 की बात कर रही है ना, तो इसमें हमने क्या करना है, ए समेशन ऑफ x स्क्वायर सेम आएगा x1 समेशन ऑफ x1 प्लस b1 एंड समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर। जी आपने इधर भी हमने ये किया, इधर x2 की हम बात करें तो a समेशन ऑफ x2 b2 समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर। ये 2 चीज़ें तो हमारे पास क्या हैं, दोनों में सेम है। हमने सिर्फ ऐड क्या करना है, हमने इधर सिर्फ वेरिएबल्स चेंज करने। अगर 1 को डिस्क्राइब करें तो 1 लिखना है, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा। आपने जो चीज़ दोनों में ऐड करनी है वो बीटा 2 है, जो कि हमारे पास समेशन ऑफ x1 एंड x2 दोनों वेरिएबल के साथ आएगा, और ये 2 में हमारे पास बीटा 1 आएगा जो कि हमने दोनों के साथ लिखना है, समेशन ऑफ 1 एंड समेशन ऑफ 2। तो सिर्फ जो डिफरेंस है ना वो यहाँ आ जाता है। ये चीज़ आपने मेन याद रखनी है, बाकी आपके पास सेम रहेगी। तो ये एक हिंट भी हो जाता है कि आपको जो फार्मूलाज हैं वो इजीली अंडरस्टैंड अपने माइंड में भी रख सकते हो और आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट मल्टीपल रिग्रेशन के तहत मैं आपको इंशाल्लाह एक एग्जांपल्स कराऊंगी ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आए कि हमने सॉल्व कैसे करना है। अगर कोई मल्टीपल रिग्रेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो हमने उसे कैसे सॉल्व करना है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।